यहाँ से सवाल ऑलरेडी आ चुका है 2020 में। किसके साथ मिलकर काम किया था सर? J.A. बसम के साथ। और ये जो नाम है ना, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शिवदत्त पंडा और आप सभी का स्वागत है क्वालिटी स्पेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ बॉटनी। यहाँ से हर साल 1 से 2 सवाल आता ही आता है, जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो है साइंटिस्ट के साथ साथ बहुत सारे ईयर भी मेंशन किया हुआ है, तो हम इस वीडियो के जरिए सारे ईयर को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है विथ साइंटिस्ट के फोटो के साथ, ताकि आपकी विजुअलाइजेशन के जरिए आपको ये चीज़ को याद करने में बहुत आसानी हो। तो हम एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको बस इसको अच्छे से रट लेना है और आपका जो है 1 से 2 सवाल यहाँ से फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। तो पहला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। यहाँ से सवाल ऑलरेडी आ चुका है 2020 में। तो सवाल पूछा था कि द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन है? तो आंसर हो जाएगा अर्नस्ट मेयर, और इन्होंने जो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज भी दिया था। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने दिया था सर? कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ से भी सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनके साइंटिस्ट के नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और यहाँ पे तुमको याद करना है ईयर्स 1969। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है दिमित्री इवानोस्की। इन्होंने 1892 में कुछ माइक्रोब्स को जो है रिकॉग्नाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो है टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं और इनको मोजाइक डिजीज ये कॉज करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो जो माइक्रोब्स है वो क्या है, वायरस है क्या है, कुछ नहीं कहा था। उन्होंने जस्ट कहा था कि माइक्रोब्स है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है M.W. बेजरिनिक। इन्होंने जो है 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उन्होंने प्लांट का जो डिजीज प्लांट था उनके एक्सट्रैक्ट को उन्होंने जो है एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई साहब उस एक्सट्रैक्ट में कुछ तो है जो कि हेल्दी प्लांट्स को डिजीज कॉज कर दे रहा है, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था सर? वायरस। तो सवाल अगर आता है कि हु नेम्ड वायरस, तो तुम बोलोगे सर जो है आपके बेजरिनिक। हालांकि मैं तुमको यहाँ पे एक अपडेट दे देता हूँ। ये जो सवाल है कि वायरस का नामकरण किसने किया था, ये ऑलरेडी एम्स में आ चुका है, और वहाँ पे जो है बेजरिनिक ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन में लुईस पास्चर था, और आंसर की में आंसर लुईस पास्चर दिया हुआ था। तो लेकिन अगर इस साल अगर सवाल सेम ऐसे ही आ जाए कि वायरस का नामकरण किसने किया था, और ऑप्शन में लुईस पास्चर भी हो और बेजरिनिक भी हो, तो हमको एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है। और न्यू एनसीईआरटी में ये एग्जैक्ट लाइन लिखा है कि इन्होंने जो है वायरस का नामकरण किया था। इस सारे पीडीएफ में तुमको ईयर भी मिल जाएगा, और उस साइंटिस्ट की डायग्राम तुमको पूरा उनका जो है इमेज भी मिल जाएगा, ताकि तुम देख के याद कर सको हाँ ये जो है ये साइंटिस्ट है। कितने हैंडसम दिख रहे हैं? हाँ सर मेरे जैसा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो साइंटिस्ट के नेम है उनका नाम है आपके M.W.M. स्टानले। इन्होंने कहा था कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी वायरस को हम निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल है ये किससे बने हैं सर? ये जो है आपके प्रोटीन से बने हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है T.O. डायनर। इन्होंने जो है वायरस को डिस्कवर किया था, और उन्होंने कहा था कि जो वायरस होते हैं ना, ये बहुत छोटे, ये जो वायरस होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं। अच्छा, और इन्हें कौन सा डिजीज कॉज करते हैं सर? ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। यहाँ का साइंटिस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला साइंटिस्ट है वो है बेंथम एंड हुकर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल सिस्टम ये कहता है कि हम जब भी किसी 2 प्लांट को एक ग्रुप में रखते हैं, तब हम उस 2 प्लांट के बाहर के स्ट्रक्चर और अंदर के स्ट्रक्चर दोनों को देखते हैं। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? नेचुरल सिस्टम। और किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनमें जो है तुम पहले पेज में अगर जाओगे तो इस साइंटिस्ट का डायग्राम दिया होगा। तो इस साइंटिस्ट का नाम क्या है सर? कैथरीन इसौ। और इन्होंने एक बुक लिखा था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। इसको और क्या कहते हैं? वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो सवाल पूछ देगा कि बताओ वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी किसने लिखा था? तुम बोलोगे कैथरीन इसौ ने लिखा था। हाँ सर, 1960 में। उसके बाद इन्होंने और क्या किया था सर? इन्होंने जो है कर्ली टफ वायरस के बारे में डिस्कवर किया था। स्प्रेड्स थ्रू प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। तो इन्होंने रिपोर्ट किया था, इन्होंने कहा था कि एक वायरस होता है कर्ली टफ वायरस, और ये स्प्रेड करता है कैसे? जो है फ्लोएम के थ्रू ये जो है
प्लांट में स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, तो ये लाइन जो है एजिटी याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं सर, फोटोसिंथेसिस इन हार्ड प्लांट्स। यहाँ पे तो साइंटिस्ट के नेम भरे पड़े हैं, देख लेते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है मेल्विन केल्विन, जिन्होंने जो है केल्विन साइकिल दिया था। हाँ सर, सही कह रहे हो। और इन्होंने जो है किसके साथ मिलकर काम किया था सर? J.A. बसम के साथ। और ये जो नाम है ना, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन बेचारों का नाम जो है बहुत कम लोग जानते हैं। सबके सब जो है केल्विन जानते हैं, J. बसम का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। और ये दोनों ने मिलकर जो है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया था, और उन्होंने कहा कि इस साइकिल के अंदर जो है शुगर बनता है। हाँ सर, सही कह रहे हो। कैसे बनता है सर? बाय यूजिंग CO2, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है सर, बाय लेबलिंग द CO2 विथ C14। तो इन्होंने जो है CO2 के ऊपर जो है जो कार्बन था उसके ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव लगा दिया, और उन्होंने ये देखा कि कैसे CO2 फिक्स हो रहा है। तो ये सब केल्विन साइकिल के बारे में जो डिस्कवरी हुआ, ये जो है हम कार्बन के ऊपर GPS लगा दिए, और हमने ये देखने की कोशिश की कि कार्बन कौन कौन से रूट से जो है शुगर बना रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केल्विन ने और क्या प्रपोज किया था कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। जेट स्कीम पढ़े हो ना? हाँ सर, पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में हमको बहुत सारी कैरियर की भी जरूरत पड़ता है। हाँ सर, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फेराडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, और हमको क्या बना देते हैं सर? ATP बनाते हैं, और हमको NADPH बना के देते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं सर, जोसेफ प्रिस्टले। सर ये आए थे आपके 1770 में, ईयर याद इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया था सर? इन्होंने कहा कि एयर का जो रोल है ना, बहुत ज़्यादा है ग्रीन प्लांट्स में, और उन्होंने ऑक्सीजन का भी डिस्कवर किया था इन 1774। हाँ सर, प्रिस्टले ने कहा था कि हम जो गैस लेते हैं वो गैस कौन छोड़ता है सर? प्लांट छोड़ता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ में भी एयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट उस एयर में से CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जेन इंजनहाउस। इन्होंने जो है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही रिलीज होता है, किसी और पार्ट से जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं होता। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जूलियस वनसेक। इन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ पे स्टोर होता है सर? एक स्पेशल बॉडी में। उस स्पेशल बॉडी का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, TW एंगलमैन आए, और उन्होंने कहा कि लाइट का भी बहुत सारे टाइप होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब होते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हो, रेड। तो इन्होंने कहा कि इन सारे कलर में से कौन से कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो ब्लू और रेड लाइट होते हैं, इनमें ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, तो इन्होंने जो है कौन से आल्गी के ऊपर रिसर्च किया था सर? इन्होंने जो है क्लेडोफोरा के ऊपर रिसर्च किया था। हाँ सर, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और किसका इस्तेमाल किया था सर? एरोबिक बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं, हैच एंड स्लैक ने क्या डिस्कवर किया सर? C4 साइकिल डिस्कवर किया। याद करना है, C3 साइकिल केल्विन ने, C4 साइकिल आपके हैच एंड स्लैक ने। When several factors affected any biochemical process, तो ब्लैकमैन जी आए, और उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उन्होंने कहा कि कोई भी रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हेल्प कर रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, तो उस 4 फैक्टर में से, उस फैक्टर में से जो फैक्टर सबसे कम होगा वो ही उस रिएक्शन का जो रेट है उसको जो है डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, उसको होने के लिए मुझे बहुत सारे फैक्टर की जरूरत पड़ता है, जैसे कि पिगमेंट्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे एंजाइम होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे CO2 होते हैं, आपके टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया। हाँ सर, इन सब की जरूरत पड़ता है, इनके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। तो मैंने देखा कि इन 4 चीज़ों में से क्या क्या है सर? वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड जो है आपका वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड CO2। इस 4 चीज़ों में से जो सबसे कम होगा, जो सबसे ऑप्टिमम लेवल से कम होगा, वो ही रिएक्शन का जो रेट है वो डिसाइड करेगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। कब दिया था? 1905। किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। तो इनके फोटो भी जो है देख के चलते रहना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है कॉर्नेलियस वैन नील। यहाँ से बहुत घुमाने वाला सवाल आ सकता है, क्योंकि वैन नील जी ने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, किसने कहा था सर? कॉर्नेलियस वैन नील ने कहा था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये भी कहा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन H2O का है, ना कि CO2 का। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। क्या क्या नाम है सर? एमडेन, म्यूरहफ एंड पार्नस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? EMP पैथोलॉजी बोलते हैं। तो इन्होंने जो है तीनों लोग मिलकर क्रेब्स साइकिल दिया था। कितने हैंडसम दिख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हैंड्स क्रेब्स। इन्होंने जो है क्रेब्स साइकिल दिया था, मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, देख रहे हो, मैं भी चश्मा पहना हूँ, वो भी चश्मा पहने हैं, बस मेरे पास थोड़ा सा दाढ़ी है और इनके पास दाढ़ी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं सर। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे पहले आते हैं चार्ल्स डार्विन, बाप और बेटे, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था सर? इन दोनों ने मिलकर आपके जो है फोटोट्रॉपिज्म पे काम किया था। इन्होंने देखा कि जब लाइट एक डायरेक्शन से आ रहा है तब क्या होता है सर? तब ये जो कोलेप्टाइल है वो उसी डायरेक्शन में जो है बेंड हो रहा है। और उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उस कोलेप्टाइल के टिप में कुछ तो है जिसकी वजह से वो बेंड हो रहा है। कोलेप्टाइल क्या है सर? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में। हम वहाँ पे देखा था कि जो मोनोकॉट होते हैं उनका जो एमिनल एक्सिस के जो टिप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूम्यूल। फ्लूम्यूल को एक कवरिंग जो है कवर करता है, उसको हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। यानी तुम इसको कह सकते हो सूट का टिप जो भी। तो सूट के टिप में क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है, इसलिए सूट जो है लाइट की तरफ बेंड करता है। हाँ सर। तो अगर सवाल पूछता है कि फोटोट्रॉपिज्म पर किसने काम किया था, तुम बोलोगे डार्विन, बाप बेटे। नेक्स्ट आते हैं FW। इन्होंने जो है ऑक्सीजन को आइसोलेट किए थे। कहाँ से किए थे सर? फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट। तो कोलेप्टाइल्स किसका? ओट्स का। उसके टिप से उन्होंने क्या निकाला था? ऑक्सीजन निकाला था। किसने? FW ने। उसके बाद आए ई कुरोसावा। कब आए थे सर? 1926 में आए थे। और इन्होंने जो है कहा था कि राइस में एक डिजीज होता है जिसकी वजह से राइस एबनॉर्मली लंबा हो जाता है। अच्छा। और उन्होंने उस राइस प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट को निकाला। जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट को निकाला, देखा कि भाई साहब उस एक्सट्रैक्ट में तो फंजाइज थे। हाँ सर। और उस फंजाई को उन्होंने नाम दिया जिबरेला फुजिकुरोई। और उन्होंने कहा कि जो जिबरेला फुजिकुरोई है एक एसिड रिलीज करता है, उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है सर, ठीक है। तो ये तुमको ईयर याद रखना है 1926 ई कुरोसावा। ठीक है। और ये तो उनका डायग्राम है जापान के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं एफ्स कुक। एफ्स कुक ने क्या कहा था सर? एफ्स कुक ने क्या किया? उन्होंने तोबाको के स्टेम के पास गए और उस तोबाको के स्टेम में क्या होता है सर? उस तोबाको के स्टेम के पास बहुत सारे नोड होते हैं एंड इंटरनोड होते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हो। ये हो गया एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड। हाँ सर। दो नोड के बीच में एक गैप होता है। दो नोड के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो इन्होंने क्या किया? इस इंटरनोड में जो है उन्होंने कुछ छिड़का। जब उन्होंने कुछ छिड़का तब ये इसके पास जो भी परमानेंट सेल थे वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए। तो बाद में पता चला कि भाई साहब इनमें तो जो है साइटोकाइनिन जैसा कुछ सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो है सेल डिवाइड साइटोकाइनेसिस में ये हेल्प कर रहा है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल। एक होता है डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, जो डिवाइड करते रहते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उनका काम ही है बच्चा पैदा करना। उनका जीवन में कोई मकसद नहीं है, बस बच्चा पैदा करते रहते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। कुछ ऐसे सेल जो एक टाइम के बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं और उनके जीवन में एक मकसद आ जाता है, वो परमानेंट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, कोई जो है जाइलम का काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे सेल को हम बोलते हैं परमानेंट सेल, जो डिवाइड नहीं करते। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है मिलर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो साइटोकाइनिन है या फिर तुम काइनेटिन कह सकते हो, ये जो काइनेटिन सब्सटेंस था उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। हाँ सर, सही कह रहे हो। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। और कब किया था सर? 1955 में जो है इन्होंने क्या किया था सर? इन्होंने जो है उसको निकाला था। तो तुमको मैं यहाँ पे साइंटिस्ट नेम के साथ साथ ईयर भी दे रहा हूँ क्योंकि ईयर से सवाल आता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एच कॉजिन, 1910 में आए थे और इन्होंने कहा कि कुछ तो वोलाटाइल सब्सटेंस है किसके पास? राइपेंड ऑरेंज के पास, जिसकी वजह से अनराइपेंड बनानास राइप हो जा रहे थे। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो है पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने क्या क्या किया था सर, इन्होंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बोटनी डिपार्टमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया था। और वहाँ पे उन्होंने किसका रिसर्च किया था सर, उन्होंने जो है एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर का रिसर्च किया था। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, यानी वो इमेच्योर एम्ब्रियोज को जान दे रहे थे, यानी इमेच्योर एम्ब्रियो को मेच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और किसके ऊपर काम किए थे, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवारियन पोलिनेशन, यानी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, इंट्रा ओवारियन यानी ओवारी के अंदर ही वो क्या कर रहे थे, पोलन ग्रेन को इंजेक्ट कर दे रहे थे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ओवारियन पोलिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे जो पहला साइंटिस्ट है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं क्रोमोजोमा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उन्होंने, उनका नाम है सर्टन एंड बोवेरी। और इन्होंने कहा कि क्रोमोजोम का मूवमेंट और जीन का मूवमेंट सेम है, जीन यानी फैक्टर का मूवमेंट सेम है, क्योंकि इन्होंने स्टडी कर रहे थे म्यूसिस के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो म्यूसिस में क्या होता है सर, क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं। तो क्रोमोजोम जब डिवाइड नहीं हो रहे थे तब साथ साथ थे, जब क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं तब क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं। हाँ सर। सिमिलरली मेंडल जी ने भी कहा था कि फैक्टर भी साथ साथ होते हैं। हाँ सर, हाँ सर, फैक्टर यानी जीन भी साथ साथ होते हैं, लेकिन जब उनको गैमेट बनाना होता है तभी अलग हो जाते हैं। और गैमेट कैसे बनता है सर, म्यूसिस के थ्रू बनता है, और म्यूसिस में तो क्रोमोजोम भी अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये जो फैक्टर है ना, जो मेंडल जी ने कहा था, ये फैक्टर कहाँ पे लोकेट हैं सर, ये फैक्टर जो है आपके क्रोमोजोम में लोकेटेड हैं। किसने कहा, जो है सर्टन एंड बोवेरी ने कहा। इन्होंने कहा क्रोमोजोम का मूवमेंट और ये फैक्टर का मूवमेंट सेम है, क्योंकि फैक्टर आपके क्रोमोजोम के ऊपर ही है। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने जो है एक्सेप्शन निकाला। मेंडल जी ने कहा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आएगा। इन्होंने सेम क्रॉस एनिमल पे किया। कौन सा एनिमल, ड्रोसोफिला। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 नहीं आया। तो उन्होंने उसका रीजन बताया, बिकॉज ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब मॉर्गन जी का जो स्टूडेंट थे उनका नाम था आपका एल्फ्रेड स्टुडवेंट। हाँ सर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जेनेटिक मैपिंग किया। इन्होंने कहा कि कौन सा जीन कौन से लोकेशन में है, क्रोमोसोम के कहाँ पे कौन सा जीन है। किसने बताया सर, आपकी जेनेटिक मैपिंग जो है आपके एल्फ्रेड स्टुडवेंट ने बताया। और ये सवाल आ चुका है 2023 में। साइंटिस्ट से हर साल सवाल आता है, हर साल फिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर के पास, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला जो साइंटिस्ट है उनके नाम है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का डिस्कवर किया था। इसके अलावा भी इन्होंने और कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या क्या किया हुआ है सर, ये जो है एनसीईआरटी के पहले पेज में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि वाटसन में लिखा है कि वाटसन ने क्या किया था सर, इन्होंने जो है बैक्टीरियोफेज कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है उसका उन्होंने हार्ड एक्सरे टेक्निक्स बताया था। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने क्रिक ने क्या किया था सर, क्रिक ने जो है ना पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स का एक्सरे निकाला था। अच्छा, इसका उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान देते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हरगोबिंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने हमको आरएनए बनाना सिखाया था। कौन से मेथड सर, केमिकल मेथड सिखाया था। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं मार्शल निरेनबर्ग। सर इन्होंने क्या सिखाया था सर, इन्होंने जो है प्रोटीन बनाना सिखाया था बिना सेल के अंदर, यानी सेल के बाहर हमको प्रोटीन बनाना सिखाया था। यहाँ पे और एक साइंटिस्ट हम यहाँ पे भूल रहे हैं, उसका नाम है कि जो ओकुआ सेवेरो ओकुआ एंजाइम, तुमने नाम सुना होगा। सर इन्होंने क्या सिखाया था सर, इन्होंने जो है ना हमको एंजाइमेटिक मेथड बताया था। अच्छा, तो इन्होंने हमको क्या बताया था सर, इन्होंने हमको एंजाइमेटिक मेथड किसका सर, फॉर आरएनए सिंथेसिस। हाँ सर, हाँ सर, ये बताया था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्शल निरेनबर्ग। ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस बताया था। आगे बढ़ते हैं अर्थुर कोनबर्ग। ये जो है ना बाप और बेटे हैं। तो बाप और बेटे ने ऐसा कुछ किया है कि इनको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जो बाप था ना, उन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जो बेटे हैं ना, उन्होंने डिस्कवर किया था आरएनए पॉलीमरेज 2, जो है ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो दोनों को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, देख रहे हो। नेक्स्ट आते हैं बेंजर। तो बेंजर ने क्या किया था सर, बेंजर ने सिस्टोन के बारे में बताया था। सर सिस्टोन क्या है, डीएनए का वो पार्ट जहां से एमआरएनए बनता है।
उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। ठीक है सर। आगे आते हैं ब्रेनर। ब्रेनर ने क्या बताया था सर? इन्होंने स्टॉप कोडन के बारे में बताया था। स्टॉप कोडन क्या क्या होता है सर? स्टॉप कोडन का नाम कोई मुझे बताएगा? हाँ सर, UAA होता है, या फिर आपका UAG होता है, या फिर आपका UGA होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। जो कोनवर्क्स हैं, बाप और बेटे, और जो निरनबर्ग हैं, और जो हरगोबिंद खुराना हैं, इनको भी क्या मिला हुआ है सर? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं बेंजर्स। इन्होंने क्या किया था? सिस्टोन के बारे में जो है हमको बताया था, डिस्कवर किया था कि सिस्टोन क्या है, और ये सिस्टोन जो है वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है ब्रेनर्स। इन्होंने हमको स्टॉप कोडन के बारे में बताया था, जो कि हमको प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है जैकोब एंड मोनोड। अब जैकोब एंड मोनोड ने लैक ऑपरेरन के बारे में डिस्कवर किया था कि लैक ऑपरेरन क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद एलेक्स जाफरीज, इन्होंने जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कवर किया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं एवोल्यूशन। तो पहला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है लुइस पास्चर। इन्होंने कहा था कि जो लाइफ दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से जो है नया लाइफ बनता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। सिमिलरली इन्होंने कहा कि पुराने लाइफ से नए लाइफ बनता है। अच्छा, यानी दुनिया में पहले से लाइफ था और उस लाइफ से ही लाइफ बना है। ठीक है सर। ओपरिन और हर्डले ने क्या किया? इन्होंने कहा कि पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है पास पास इंटरेक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके जो है लाइफ बना। हाँ सर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ओपरिन जो है रसिया के थे, हर्डलेन जो है इंग्लैंड के थे। इन्होंने प्रूव किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल RNA और प्रोटीन। तो पहले RNA और प्रोटीन बना होगा, उसके बाद जो है वहाँ से हमको जो है और जो है आपका एक पर्टिकुलर लाइफ बना होगा। नेक्स्ट आते हैं मिलर के पास। इन्होंने 1953 में जो है क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो अर्ली टाइम में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया आर्टिफिशियली, और वहाँ पे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हाँ उस टाइम में जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कब क्या था? 1953, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तुमको इसको भी याद रखना है कि वो कौन से देश के थे। डार्विन ने क्या किया था सर? इन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी जो कैरेक्टर जो है सर्वाइवल चांस को बढ़ा सकता है उस कैरेक्टर को नेचर प्रमोट करता है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि फिटनेस का मतलब डोले सोले नहीं होता, फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। समझ रहे हो? यानी जो बच्चा पैदा कर सकता है उसको ही हम फिट मानेंगे, और मान लो किसी के पास डोले सोले तो है लेकिन वो बाप नहीं बन सकता, तो उसको हम जो है फिट नहीं मान सकते। ऐसा डार्विन का कहना था, मेरा कहना तो कुछ है नहीं, मैं क्या ही कहूँगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड वेलेस। तो एनसीईआरटी कहती है कि डार्विन ने जो कहा था सेम चीज़ वालेस जी ने कहा था। डार्विन जी पूरा दुनिया घूमे थे, लेकिन जो वालेस जी है अपने घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर दिए। कौन से घर में किए सर? ये जो है मलय आर्कीपेलागो में इन्होंने डिस्कवर किया था। जो बात डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने भी सेम बात कहा। नेक्स्ट आते हैं आपके जो है अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने क्या कहा सर? इन्होंने कहा कि जो भी वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है वो उनके एंसेस्टर के एडल्ट स्टेज के जैसा दिखता है। एग्जाम्पल, मान लो मैं एक वर्टिब्रेट हूँ, तो मेरा जो एम्ब्रियो स्टेज होगा ना वो मेरे एंसेस्टर कौन है सर? फिश है, रेप्टाइल है। हाँ सर, उनके एडल्ट स्टेज के उनके टाइम में जो एडल्ट स्टेज होगा, उनका जो एडल्ट स्टेज है वो मेरे एम्ब्रियो स्टेज की जैसा दिखेगा। अच्छा, तो ये किसने कहा था सर? ये कहा था आपके अर्नस्ट हैकेल ने। बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा एम्ब्रियो पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, यानी हमारे एंसेस्टर के एडल्ट स्टेज को हमारा एम्ब्रियो दिखाता है, यानी हमारे वंशज जवानी में जैसे दिखते थे हमारा एम्ब्रियो वैसा दिखता है, लेकिन हमारा एम्ब्रियो जब एडल्ट हो जाता है वो सारे कैरेक्टर गायब हो जाते हैं। ऐसा किसका कहना था? अर्नस्ट हैकेल का कहना था। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम जो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं, बायोजेनेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम है। इसको रिजेक्ट किसने किया था सर? कार्ल आर्न्स्ट बोन बेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, रिजेक्ट किसने किया था? तो तुम बोलोगे सर इन्होंने कहा था कि एम्ब्रियो में कभी भी ऐसा नहीं होता, एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं ह्यूगो डी ब्रायस। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है डायरेक्शनलेस होता है और मेजर होता है।
इसका मतलब डार्विन ने कहा था कि म्यूटेशन होता है, धीरे धीरे होता है और कम होता है और चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पिताजी हैं और मैं हूँ, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत मतलब उनमें और मेरे में, मेरे डीएनए में और उनके डीएनए में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ होगा। जब उनका डीएनए मेरे अंदर आ रहा होगा थोड़ा सा म्यूटेशन होके आया होगा। हाँ सर मानते हैं। लेकिन ह्यूगो डी फ्राइज ने कहा कि ऐसा नहीं होता। डीएनए जब बाप से बेटे में आता है ना तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होके आता है। उन्होंने किसके बेसिस पे ये कहा था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर। उन्होंने देखा कि इवनिंग प्राइमरोज का जो बेटा है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, एक साथ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हाँ सर, और ऐसा भी देखा गया कि जो बच्चा पैदा हुआ वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेसिस था, उसके पेरेंट की जैसा दिखाई नहीं दे रहा था, वो एक अलग ही स्पेसिस था। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दो इंसान शादी करते हैं और बच्चा मान लो गधा पैदा हो गया या फिर बच्चा मान लो बंदर पैदा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? इंसान ने जो बच्चा पैदा किया वो एक अलग स्पेसिस का पैदा हो गया। यहाँ भी उन्होंने ये देखा कि दो प्राइमरोज को जब उन्होंने शादी कराया तो जो बच्चा प्राइमरोज पैदा हुआ वो प्राइमरोज था ही नहीं, वो एक अलग ही जो है टाइप का स्पेसिस निकल गया। अच्छा, तो उनको लगा कि भाई साहब यहाँ पे तो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लार्ज डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया बाप और बेटे में। हाँ सर, तो उन्होंने इसको कहा कि माइनर वेरिएशंस नहीं होता, मेजर वेरिएशंस होता है। लेकिन डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि माइनर वेरिएशन होता है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि म्यूटेशन जो है रैंडम होता है और डायरेक्शनलेस होता है। तो यहाँ पे ये डार्विन का पूरा अपोजिट था। डार्विन ने कहा था कि म्यूटेशन रैंडम नहीं होता, म्यूटेशन जो है क्या होता है सर? डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी म्यूटेशन कहीं भी कुछ भी नहीं हो जाता, एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है। हाँ सर, लेकिन इन्होंने कहा कि डायरेक्शनल ऐसा होता है, कहीं भी कुछ भी जो है चेंज हो जाता है और वो एक साथ चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं हार्डी विनबर्ग। इन्होंने कहा, क्या कहा सर? इन्होंने कहा कि जो एक पॉपुलेशन में जो एलील्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। हाँ सर, कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है सर, यानी जो डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, ये कांस्टेंट रहता है। मान लो एक पॉपुलेशन है, 10 लोग का पॉपुलेशन है, उस 10 लोग के पॉपुलेशन में मान लो 8 डोमिनेंट एलील हैं और 2 रिसेसिव एलील हैं। तो उनका कहना ये था कि ये जो है सालों साल ये कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के साइंटिस्ट। पहले जो है वो है एलेंस रूल, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये रूल रखा गया है। उन्होंने कहा था कि कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर जो मामल्स मिलते हैं उनका ईयर और लिम्ब छोटा होता है। क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया कम हो सके, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा हीट लॉस होता है। इसलिए जो है मामल्स और जो होते हैं उनका लिम्ब और ईयर छोटे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्हल्स्ट पियर कर्व। यहाँ पे एक कर्व आता है। इन्होंने कहा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है। इन्होंने क्या कहा था सर? इन्होंने कहा था कि भाई साहब जो ग्रोथ होता है ना, वो क्या होता है सर? वो आपका क्या होता है सर? यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, यानी यहाँ पे 3 फेज आते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड एस फेज। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे लैग आता है, लॉग आता है और यहाँ पे आपके एसिम्प्टोन फेज आता है। हाँ सर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। यहाँ से सवाल आ चुका था, 2025 का सवाल है ये। सवाल पूछ सकते कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा। देख रहे हो फोटो। नेक्स्ट आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सर यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी जो अवार्ड है उसको फेमस किसने कराया सर? एडवर्ड विल्सन ने कराया था। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ जो रॉबर्ट में है, इन्होंने कहा था कि दुनिया में 70 मिलियन स्पेसिस पाए जाते हैं। देखिए कैसे हंस रहे हैं, तुमको ही देख के हंस रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इनका भी फ्यूचर जो है हमको अंधेरा दिख रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर। तो सवाल पूछ देगा, भाई साहब ये बताओ ये हैंडसम सा लड़का कौन है? तुम बोलोगे जो है शिवा सर, नहीं, मतलब ये बोलोगे कि ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है सर, ठीक है, ये जर्मन के थे। हाँ सर, और ये जियोग्राफर थे, ना कि बायोलॉजिस्ट। ध्यान से यहाँ पे फंसोगे। हाँ सर, फंसेंगे तो फंसेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तुमको फंसने नहीं दूंगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये नेचुरलिस्ट थे, ना कि इकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक था सारे साइंटिस्ट के बारे में। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे साइंटिस्ट विथ ईयर मैंने आपको बता दिया है। ये PDF आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। सो हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्वालिटी स्पीक्स। बाय एवरीवन, एंड और देखते रहिए। तो यहाँ तक ही था, सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैंने तुमको जो है डायग्राम के साथ साथ तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्वालिटी स्पीक्स एंड द पांडा सर शो। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।